देश में जो राजनीति है मैक्सिमम जाति के बेस पर होता है। अगर केंद्र की बात करें तो धर्म आ जाता है और बिहार की अगर बात करें तो जाति आ जाती है। और इसी को देखते हुए बिहार में जाति गणना भी कराई जा रही है। अगर आपको बता दें कि जब जातीय गणना कराई गई उसको लेकर काफी विरोध हुआ, मामला हाई कोर्ट में गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। अभी भी ये मामला अटका हुआ है, क्लियर नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मुद्दा अब केंद्र का मुद्दा बन गया। यानी इंडिया गठबंधन भी जातीय गणना को लेकर के राजनीति में अब उतर रही है। तो देश की सियासत में जाति की खूब चर्चा होती है। चुनावी घोषणाएं जाति को ध्यान में रख करके ही की जाती है। वोट के लिए समीकरण जाति के मुताबिक तय किए जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने जाति गणना शुरू की तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। एक तरफ सर्वे का काम भी जारी रहा तो दूसरी तरफ कोर्ट में सुनवाई भी चलती रही। बिहार की नीतीश सरकार जाति गणना पर खास जोर दे रहे हैं और अब दूसरे राज्यों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में जाति जनगणना को चुनावी मुद्दा बना दिया। वादा किया कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। साफ यही नजर आता है ना। अब इस बचा क्या, अब पहले पीछे से था, छुप छुप के आता था, अब तो खुल के आ गया। जो कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा है अब इसका विरोध जो है सामने से लोग आके कर रहे हैं। तो ये बताऊंगा ना कि इन लोगों ने, बिहार की सरकार ने क्या क्या लिख के दिल्ली में दिया है। भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट है कि हम ना इसके विरोधी हैं ना इसके पक्षधर हैं। भारत सरकार ने अपनी बात रखी है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम 16 मंत्री का यह आरोप बिल्कुल निराधार है। मैं स्वयं उस सरकार में उप मुख्यमंत्री था और कैबिनेट में सर्वसम्मति से हम सबों ने जातीय गणना बिहार में कराने का निर्णय लिया था। और इतना ही नहीं, जब सर्वदलीय बैठक हमारी हुई थी उसमें भी हम सब शामिल थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जब बिहार का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इस संदर्भ में उनसे मिलने गया था तो उसमें हमारे उसमें तत्कालीन बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री जनक राम जी भी शामिल थे। इसलिए इस तरह की बातें कहना बेमानी है, बेतुकी है। तो तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बिहार में राजनीति जाति के बेस पर होती है, ये बात किसी से छुपा नहीं है। इसी को देखते हुए जाति गणना भी कराई गई है। भले हवाला कुछ भी दिया जाए, मुद्दा वही है। और अब देखिए, क्योंकि जब जाति गणना शुरू हुआ तो विरोध काफी हुए, मामला हाई कोर्ट पहुंचा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अब केंद्र सरकार उसमें आ गई है। लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के इंडिया माफ कीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो तो केंद्र के नेता है। अब इस मुद्दे को लेकर के मध्य प्रदेश में आज उन्होंने बयान दिया कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार आती है तो हम जातीय गणना कराएंगे। क्या लगता है कि ये जो नीतीश कुमार का फॉर्मूला है, अब बिहार का फॉर्मूला नीतीश कुमार का फॉर्मूला ना रह करके केंद्र का फॉर्मूला बन गया है? देखिए, बिहार में जो जाति गणना हुई है और जो आपने कही कि जाति की शुरुआत, राजनीति की शुरुआत, जातीय राजनीति की शुरुआत बिहार से ही होती है, तो ये जाति गणना की शुरुआत भी बिहार से भी हुई। और इसके पीछे अगर हम चलें तो जाति गणना जो है सो मंडल कमीशन का परिष्कृत रूप है, यानी कि उसका दूसरा चेहरा है, बदला हुआ चेहरा है। और मंडल कमीशन क्या है? तो मंडल कमीशन जातीय राजनीति की बुनियाद है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज़ादी के बाद जब सरकार बनी केंद्र की सरकार, तो ये कहा गया कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं उनको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, उनको सेवा में भागीदारी यानी कि नौकरी में भागीदारी मिलनी चाहिए, यानी कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। दलितों को तो आरक्षण मिल गया, उनको मान लीजिए लोकसभा, विधानसभा और सरकारी सेवाओं में सब जगह उनको आरक्षण मिल गया। लेकिन जो पिछड़ी जातियां थी उनको आरक्षण नहीं मिल पाया था। तो इसके लिए 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर की कमेटी का गठन किया था।
उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में एक गड़बड़ी ये हुई कि उस रिपोर्ट में केवल हिंदू की जो पिछड़ी जातियां थी उन्हीं का उल्लेख किया गया था। परिणाम हुआ कि वह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। 1979 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस जनता पार्टी के सरकार में बीजेपी भी थी और ये समाजवादी पार्टियां भी थी। उस जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद समूचे देश में विधानसभाओं का भी चुनाव हुआ। मोरारजी देसाई ने भंग कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने, और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार विदा हुई और यहाँ भी जनता पार्टी की सरकार बनी। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही एक आरक्षण फार्मूला बनाया जिसमें उन्होंने पिछड़ी जातियों को 20% आरक्षण दिया। हालांकि उस फार्मूले में 3% आरक्षण महिलाओं को भी दिया गया था, लेकिन यह जब 20% आरक्षण लागू किया गया तो समूचे देश में फिर बवाल मचा और ये मांग की गई कि बिहार की तर्ज पर ही, आप देख लीजिए कि बिहार ही उस बुनियाद की जो है सो नींव है, जातीय आरक्षण की नींव बुनियाद बिहार ही है। तो वो जब हुआ तो समूचे देश में मांग हुई, तो समूचे देश में मांग हुई तो मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग कमीशन गठित किया 1990 में। ये मंडल बीपी मंडल कौन थे? तो ये 51 दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मधेपुरा के थे। तो के नेतृत्व में मंडल कमीशन हुआ और उस कमीशन की रिपोर्ट जब तक आई तब तक जनता पार्टी की सरकार चली गई। 1980 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह, उनको इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। फिर राजीव गांधी की जब सरकार जाती है तब उसके बाद फिर आती है बीपी सिंह की सरकार और 1989 में, और बीपी सिंह की सरकार जब अपने अंदरूनी कलह यानी कि चंद्रशेखर, देवीलाल, बीपी सिंह के बीच में जो मतभेद होते हैं उनको लेकर के जब वो बीपी सिंह की सरकार डामाडोल होती है तो वैसी परिस्थिति में 1990 में इसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बीपी सिंह ने लागू कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि समूचे देश में आग लग जाती है। राजीव गोस्वामी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्होंने आग लगा लिया। वो जनता पार्टी की ही सरकार थी, मतलब ये कहिए कि समाजवादियों की ही सरकार थी, बीजू पटनायक की सरकार, उसने इसका विरोध किया। कई राज्यों के लोगों ने विरोध किया, तत्कालीन मंत्री थे अरुण नेहरू, उन्होंने विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि बीपी सिंह की सरकार अपने अंदरूनी मामलों में फंसी और आरक्षण विरोध को लेकर के आरक्षण विरोध को लेकर के मैं आ रहा हूं, चूंकि अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि आखिर इसकी बुनियाद कहां है। फिर लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है और उसी की ये रणनीति है। परिणाम क्या हुआ कि समूचे देश में आग लगी। राजीव गोस्वामी से ने आग लगाई तो अडवाणी गए मिलने के लिए। परिणाम हुआ कि छात्रों ने विरोध किया और फिर 25 सितंबर को, 1 अगस्त को ये शुरुआत होती है और 25 सितंबर को बीजेपी ने रथ यात्रा की शुरुआत की सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक, जो 30 अक्टूबर को समाप्त होना था। बिहार में अडवाणी की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जो जातीय उन्माद फैला उसकी बदौलत लालू प्रसाद यादव अभी तक लगातार सबसे जनाधार वाले नेता माने जाते रहे। परिणाम क्या हुआ कि बीजेपी को अपना रूप बदलना पड़ा, सरकार से समर्थन वापसी हुई, ने इस्तीफा दे दिया, बहुत सारी घटना है। लेकिन उस घटनाओं ने समाजवादी पार्टियों को मजबूती प्रदान की, यानी कि जातीय राजनीति करने वालों को ताकत दी और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस दूर हुई। अब बदला है, जब जब ये समाजवादियों का आंदोलन या समाजवादियों की राजनीति जाति आधारित हुई है तो बीजेपी उसके विपक्ष में रही है। अभी भी बीजेपी विपक्ष में, जैसा कि ललन सिंह और सब लोग मान रहे हैं, लेकिन एक पर रहा है कि कांग्रेस इसमें अलग रही है। इस बार कांग्रेस इन लोगों के साथ हो गई है। मतलब साफ है कि जातीय राजनीति के तहत लोग नेता मानते हैं। गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, मानती है कि अगर जातीय समीकरण मजबूत हुआ पिछड़ी जातियों का तो इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। अगर वह कमज़ोर हुआ, उसमें दरार आई तो बीजेपी को लाभ मिलेगा। और जब जब मंडल कमीशन यानी कि जातीय राजनीति शुरू हुई है तो बीजेपी ने कमंडल की राजनीति शुरू की है, यानी कि हिंदूवाद को प्रश्रय दिया। इस बार का जो अभियान है विपक्षी दलों का, वो चाहते हैं कि बीजेपी का जो हिंदूवाद है उसमें विभेद हम पैदा करें और जो पिछड़ी जातियां हैं वो बीजेपी से अलग हों, जिसका सीधा लाभ इंडिया गठबंधन को मिले। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये घोषणा की है और यह ट्रेलर है।
आने वाले दिनों में इसका फिल्म दिखेगा। बीजेपी लाख कह रही है कि हम उसके विरोधी नहीं है जाति गणना के, लेकिन जो समाजवादी पार्टियां हैं, बीजेपी के विरोधी पार्टियां हैं, वो जानबूझ करके बीजेपी के बारे में कह रही है कि ये जाति विरोधी हैं। परिणाम सामने है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो इशारा किया है, आने वाले दिनों में यह चुनावी मुद्दा बनेगा। इसका लाभ एक पक्ष और एक विपक्ष होंगे और इसी आधार पर आगे चुनाव लड़े जाएंगे। जातीय जो एजेंडा है वो फिर से आ चुका है। 1990 का दौर एक तरह से कहिए फिर से आ चुका है और मंडल और कमंडल के बीच में वो टर्निंग पॉइंट था देश की राजनीति का, और यह पॉइंट फिर एक तरह से कहिए कि 30 वर्षों के बाद, 32 वर्षों के बाद ये फिर लौट रहा है। परिणाम सामने है कि जाति गणना को लेकर के अब समूचे देश में इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को उठाएगा और फिर ये वोट का जिन्न जो है वो बाहर निकलेगा और इसी जिन्न के सहारे इंडिया गठबंधन चाहता है कि वो बीजेपी को मात दे।